राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं किसान परेड के दौरान 26 जनवरी को लाल किला और दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा के दौरान किसानों के लापता होने का मामला पंजाब में सियासी तौर पर गरमाने लगा है। सूबे के किसान संगठनों और धार्मिक संगठनों ने 400 से अधिक किसानों और नौजवानों के लापता होने का आरोप लगाया है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस पर उंगली भी उठाई जा रही है। पंजाब से जुड़े कई किसान संगठनों और साथ ही धार्मिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली हिंसा के दौरान 400 से ज़्यादा युवा और बुजुर्ग किसान लापता है। तो वहीं अमृतसर के खालड़ा मिशन ने आरोप ये भी लगाया है कि गायब हुए सभी लोग दिल्ली पुलिस की अवैध हिरासत में हैं। मिशन ने इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। तो वहीं गाजीपुर, सिंगोर, टीकरी बॉर्डर और आसपास के इलाकों में 31 जनवरी यानी कि आज के लिए टेलीकॉम सर्विसेज पर ये रोक लगा दी गई है, यानी इन इलाकों में इंटरनेट की सेवा नहीं मिल सकेगी। प्रशासन ने ये फैसला किसान के प्रदर्शन की स्थिति के सामान्य बनाए रखने और सुरक्षा के एहतियात से लिया गया है। तो किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है और इसी के चलते आपको बता दें कि किसानों का जो प्रदर्शन है पिछले 2 महीने से चल रहा है और इसी के चलते आज जो किसानों का प्रदर्शन है 67वें दिन जा पहुंचा है। और आपको बता दें किसान परेड के दौरान 26 जनवरी को लाल किला और दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा के दौरान किसानों के लापता होने का मामला पंजाब में सियासी तौर पर ये गरमाने लगा है। सूबे के किसान संगठनों और धार्मिक संगठनों ने 400 से अधिक किसानों और नौजवानों के लापता होने का आरोप लगाया है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संपादक जगतार सिंह भुल्लर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार जो आंदोलन के चलते लगातार सियासी तो ये गरमाने लगी है, लेकिन अगर बात चले जिस तरीके से आरोप लगाया गया है किसानों की तरफ से कि 400 से अधिक किसान लापता हो गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब? बिल्कुल, देखिए कृष्णा, सरकार की जो सेंटर जारी है बाद से दिल्ली पुलिस के बाद इतने तमाम में भी पंजाब से ही लोग कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग जो किसान थे वो वहाँ पे लापता थे। सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी अभी तक जो स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उनको अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितने लोग अलग अलग जो कि FIR दर्ज हुए, कितने लोग गिरफ्तार हुए, उनमें कौन से लोग पंजाब के या हरियाणा के या दिल्ली के लोग हैं। तो अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी या दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बताया गया। हालांकि जिस हिसाब से कल देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग में ये मुद्दा उठाया और कानूनों के मसले में किसानों के खिलाफ जो केस दर्ज करके उनको डराया धमकाया जा रहा है वो भी सरासर गलत है। और जबकि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बोला गया कि वार्ता से हाल ही निकलेगा और 1 साल की ही दूरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो किसान है या नौजवान किसान गए या उनके जो पेरेंट्स थे वो भी काफी परेशान है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं बताया गया। हालांकि कल भी किसानों की तरफ से महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर भी उन्होंने 1 दिन का उपवास रखा था सिंगू और टिकरी बॉर्डर के ऊपर। तो ऐसे में उनकी तरफ से जो सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो 1 दिन का उपवास भी रखा और किसानों की तरफ से ये भी किया कि जिन्होंने वहां पे नुकसान पहुंचाया और जिस हिसाब से लाल किले में जो भी लोगों की तरफ से किया गया उनको सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन किसान सरकार से वार्ता के लिए पहले दिन से तैयार है। तो अभी जो राजनीतिक दल है वो भी काफी जो राकेश कैफ है उनकी सपोर्ट में आ गए। जिस हिसाब से यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू थे, दिल्ली कांग्रेस नेता अलका लांबा, हरियाणा कांग्रेस से सांसद जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जो हरियाणा इनेलो के प्रमुख थे अभय चौटाला, वो भी गाजीपुर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हालांकि उन्होंने कहा कि वो मंच नहीं शेयर करेंगे, लेकिन जो कोई स्पोर्ट पे आना चाहता है तो सामने बैठ के सुन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों की जो शक्ति है वो फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। और अभी किसानों को महसूस हो रहा था कि जिस हिसाब से 26 तारीख को जो कुछ हुआ वहां पे, उससे किसानों के और आम लोगों के भी मनोबल जो था वो गिरा था। लेकिन अब एक बार फिर जिस हिसाब से केस के किसानों के सिया के तौर पे उभर के आए थे, निश्चित तौर पे सरकार तभी बैकफुट पे है और तभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से
करीब 70 दिन हो चुकी है और 150 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी, तो एक शब्द भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बोला नहीं गया था। लेकिन जब बीजेपी को ये महसूस हुआ कि जो पंजाब में ज्यादा तेजी से आंदोलन बढ़ रहा था, हरियाणा में भी बढ़ रहा था, और अब उन दोनों सूबों के अलावा, राज्यों के अलावा यूपी में जिस हिसाब से लोग आगे आए, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि यूपी एक ऐसा भारत का स्टेट है, यहाँ 80 से ज्यादा 80 के करीब लोकसभा सीट है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसान देश के खिलाफ है, देश की सरकार के खिलाफ है। तो ऐसे में तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को कल ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहना पड़ा कि जो वार्ता से हल निकलेगा। तो पंजाब के लोग भी जिस हिसाब से लगातार कह रहे हैं, कल श्रोमणी अकाली दल की तरफ से भी मीटिंग हुई थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बोला, तो कहीं ना कहीं ये काफी कह सकते हैं कि किसानों का जो सपोर्ट है वो मिल रही है, और दूसरा किसान भी पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और सरकार तभी बैकफुट पे आई है। जी कृष्णा। जगतार जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार 400 किसानों के लापता होने की ज़्यादातर मामले सामने आ रहे हैं, इनका सीधा किसानों का आरोप है कि पुलिस की चूक हुई है। पुलिस ने जिस तरीके से 26 जनवरी को जो तस्वीरें देखने को मिली थी, इसी के दौरान तमाम ये 40 से अधिक, ये जो बताई जा रही है, जो संख्या बताई जा रही है कि 400 से अधिक, माफ़ कीजिएगा, कि वहाँ पर युवा है और बुजुर्ग भी लापता है। लेकिन अगर उन्होंने ये भी सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हमारे किसान को वापस नहीं किया गया तो हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 26 जनवरी को छोड़कर अगर हम वैसे भी बात करें तो जितनी तमाम हमारी बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है वहाँ सिक्योरिटी रहती है। तो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, ऐसे जो महत्वपूर्ण दिन हो, तो देश भर की, सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश भर की जितनी भी तमाम धरोहर है उन पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, कहीं भी किसी स्टेट में भी, क्योंकि सभी को पता है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वो कितना खतरनाक है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की भी जवाब तलबी बनती कि वहाँ इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों नहीं रखेगी। आपको पता है कि किसानों की तरफ से कॉल की गई है कि हम जो रिंग रोड पे करेंगे, अपना जाकर निकालेंगे, ट्रैक्टर मार से निकालेंगे। तो लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से इतनी ज्यादा सख्ती नहीं वहाँ इस्तेमाल की गई सिक्योरिटी को लेकर, और तभी तमाम जितने भी ऑपोजिशन पार्टी हैं वो कह रहे कि इसमें सरकार की मिलीभुगत थी, कि उन्होंने खुद ही ये पूरा ट्रैप बनाया था और उस ट्रैप में किसान फंस गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबको पता है, और अब क्योंकि किसान मान चुके और सरकार ने बीजेपी को भी एक्सपोज कर दिया कि जो सिंगू बॉर्डर पे आके ये कहकर बोला जा रहा है कि वहाँ के लोकल लोग चाहते हैं कि जहाँ से धरना उठाया जाए, लेकिन बहुत से जो लोग, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग वो बीजेपी के लीडर है, बीजेपी के कोई काउंसलर है, कोई काउंसलर का पति है। तो ऐसे में ये जो आ रहा है सिंगू बॉर्डर पर, ये सिर्फ यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, लेकिन राकेश टिकैत का हाल ही में एक बयान सामने आया था कि हम जिस तरीके से बैठक कर रहे थे, इसी बीच में बीजेपी नेता भी कोई शामिल था जो हम पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, जान से मारने की भी कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे तभी तो पूरे सरकार को बैकफुट पे आना, जिस हिसाब से ये बीजेपी की तरफ से जहाँ जो बीजेपी के एमएलए जिस हिसाब से उन्होंने 26 तारीख को जाकर केस टिकैत को धमकाया था, उसके बाद पूरी गेम पलट गई और सरकार को भी बैकफुट पे आना पड़ा। अब तो जो खाप पंचायतें हैं हरियाणा की, उन्होंने भी जो 7 फरवरी को ऐलान कर दिया कि पद यात्रा निकालेंगे दिल्ली तक। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं ये महापंचायतों का जो एक ऐलान था वो सरकार के लिए भी अब सिरदर्द बनता जा रहा है। और रही बात राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत ने तो ये भी बोल दिया कि जो सेंटर सरकार है वो हमें ऐसी साजिशों के तहत हमें हमारे में फूट डाल रही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अब उन्होंने ऐलान कर दिया, आर पार की लड़ाई है कि जो जेल्स है वो भी भरी जाएगी, हमारा जो आंदोलन है इसी तरह चलता जाएगा। और अब तो गाजीपुर बॉर्डर पे तो लोगों का सैलाब आ चुका है, और उन्होंने कहा कि हम तो शुरू से कह रहे कि शांतिमय तरीके से जो आंदोलन हमारा चल रहा है, जो तीनों जो कानून है वो रद्द कर दिए जाए। तो कहीं ना कहीं अब जो टिकरी और कुंडरी बॉर्डर पे जो किसान जा रहे हैं उनको भी पुलिस रोक रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सिंगू हो, गाजी हो, टिकरी हो, यहाँ सरकार की तरफ से जो इंटरनेट है वो भी दूसरा बंद कर दी गई है, और दूसरी तरफ लोगों का
कोशिश की जा रही है। कहा जा सकता है कि लगातार सरकार इतना नीचे गिर गई है, इनका स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वहां पर सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, ऐसे तमाम जगह पर जहां किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर बिजली काट दी जाती है, पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है। हालांकि अब लगातार कई जिलों में, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के कई जिलों में भी इंटरनेट सेवाएं वो बंद कर दी गई है। बिल्कुल कृष्णा, यही तो बात है। अब जो क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब, उनके जो अध्यक्ष है डॉक्टर दर्शन पाल, उन्होंने तो कर दिया कि जिस भी कंपनी के वहाँ नेटवर्क चल रहे हैं, अगर इंटरनेट सेवा बहाल ना की तो किसानों की तरफ से टेलीकॉम अदारों का जो गिराव किया जाएगा। तो सरकार कहीं न कहीं चाहती है कि जिस हिसाब से सरकार का जो व्यवहार देखने को मिल रहा है, रवैया देखने को मिल रहा है, तो उससे किसानों को और कह सकते हैं कि प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए तो किसान चाहते हैं कि हमारे बिल जो जल्द से जल्द रद्द किए जाए और सरकार जो हमारे पे फूट डालना चाहती है वो बंद करे, और जो किसानों पे पर्चे रद्द करे वो भी बंद कर रद्द किए जाए। और जैसे देशद्रोही के केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनके खिलाफ, और जबकि वो मौके पे भी नहीं थे, तो ऐसे में ये आंदोलन और तेज होता जा रहा है। और दिल्ली मोर्चे के लिए रोजाना 10,000 से जो लोग हैं वो हरियाणा की खाप पंचायतें ने भेजने का ऐलान कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो तरीके से अब लगातार किसानों पर ये दबाव बनाने के साथ साथ ये वो वहां पर लगातार इनके पर दबाव भी बनाया जा रहा है। कहा यह भी जा सकता है कि सरकार लगातार कह रही है कि जो 26 जनवरी को किसानों की तरफ से, जहां एक तरफ तो कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो हिंसा, जो तस्वीर देखने को मिली थी, और इसी के चलते चलते सीधा जो ब्लैकमेल कहा जा सकता है वो उस किसानों की तरफ से किया जा रहा था, सरकार लगातार कह रही थी। लेकिन असल किसानों ने साफ तौर पर यह भी बोल दिया कि अगर खालिस्तानी है बीच में तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो किसान है, लगातार आपने 11 मीटिंग की और उसके बाद कभी आप उनको कहते थे आंदोलन खालिस्तानी के माओवादी, इनके पीछे चीन है, इनके पीछे पाकिस्तान है। तो अगर ये ऐसे लोग थे तो सरकार को मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात, दिल्ली में आंदोलन में देखिए लोगों का गुस्सा था, और गुस्से के कई रंग हो सकते हैं। और दिल्ली में जब भी दिल्ली सेंटर सरकार के खिलाफ अगर गलत हुआ तो लोग वहाँ खड़े हुए। अगर हम 2012 की निर्भया कांड की बात करें तो वहाँ लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा था कि राष्ट्रपति भवन में लोग एंटर कर गए थे, और बाकी तमाम जितनी भी धरोहर वहाँ उनकी तोड़ फोड़ हुई थी। तो तब क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और दूसरी बात जब दिल्ली में दंगे हुए थे शीन बाग को लेकर, सीए को लेकर, वहाँ लोगों की दुकानें लूटी गई, दुकानें बंद हुई, बड़ा ज्यादा सरकारी जायदाद का नुकसान हुआ, छेड़छाड़ हुई। और अब तो कुछ भी नहीं हुआ, ना लोगों की दुकानें बंद हुई, ना लोगों की दुकानें लूटी गई, ना कुछ ऐसा नुकसान हुआ। अगर वहाँ जो निशान साहब की जो झंडी वहाँ लहराई गई, किसानों का झंडा लहराएगा, तो कई लोग कहते हैं इसमें है भी क्या, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी सरकार ही सेंटर में थी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दोनों ने मिलकर वहाँ फतेह दिवस मनाया था, क्योंकि ये मुगल आपको थोड़ा भी रोकेंगे तो, लेकिन इसी के चलते आपको ले चलते हैं सीधी लाइव तस्वीर पर, जहां रवनीत सिंह बिट्टू क्या कुछ कह रहे वो आपको सुनवाते हैं। यही थे 26 को जिनके एनआईए के पर्चे हुए, एक भी आपको अभी तक अरेस्ट नहीं हुई। किसानों के ऊपर आप पर्चा कर रहे हो, टिकैत साहब को आप लेने चले गए, लेकिन जो मेन कल्प्रेट हैं जिन्होंने 26 को यहाँ पे हमला किया लाल किले के ऊपर, जिन्होंने मेन ये स्कीम घड़ी, उसके सरगना को आप आज तक नहीं पकड़ सके। आज 29 जो है तारीख वो भी खत्म हो चली। तो मैं समझता हूं जनवरी से फरवरी हो जाएगी। आप क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ सके जो सीधे सबसे मोस्ट वांटेड हैं, एनआईए के पर्चे दर्ज हैं और साफ मीडिया पे वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उनको तो पकड़ते नहीं आप। लेकिन आप किसानों को तंग करने के लिए, किसान लीडरों को तंग करने के लिए लगे हुए, इससे कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर जो देशद्रोह यहीं एक बम फट गया वो आपको पता नहीं चला अभी तक किसने किया किसने नहीं, लेकिन आपका ध्यान किसानों को पानी बंद करने का, बाथरूम बंद करने का ध्यान लगा हुआ है। आप इसको छोड़ के देश की सुरक्षा के ध्यान दीजिए। लोगों की सुरक्षा जरूरी है। किसान तो बेचारा अपनी रक्षा भी कर लेगा, आपकी रक्षा भी कर लेगा, उसे उसका फिक्र मत करें। उन्हें तो पकड़ते नहीं है। जगतार जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो
लगातार किसान परेड के दौरान 26 जनवरी को लाल किला और दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा के दौरान किसानों के लापता होने का मामला पंजाब में सियासी तौर पर गरमाने लगा है। सूबे के किसान और धार्मिक संगठनों ने 400 से अधिक किसानों और नौजवानों के लापता होने का ये आरोप लगाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस पर उंगली लगातार उठाई जा रही है। किसानों की तरफ से किसानों का कहना है कि पुलिस ने 400 से अधिक किसानों को अपनी हिरासत में लिया है और इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारे किसानों को वापस नहीं भेजा गया तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ये फैसला लेंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर पर दोनों तरफ से ये ट्रैफिक डाइवर्ट किए गए हैं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए, और 67वां दिन है किसानों के आंदोलन का। लगातार जो प्रदर्शन है वो लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई किसानों के समर्थन में आ रहा है। अगर बात करें हरियाणा, यूपी, तो वहां पे भी अधिक से अधिक किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि सियासी जमीन भी तलाशने की कोशिश लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी की अब टेंशन बढ़ सकती है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा आंदोलन में जाटों को उतरना अचानक से हरियाणा की सरकार पर एक दबाव भी बना सकता है, जो बीजेपी की टेंशन को और भी बढ़ा सकती है। तो रुक करते हैं अगली खबर का। संसदीय कार्य मंत्री समेत कई अन्य नेता मीटिंग में मौजूद रहे। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से कल संसद में जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर अहम चर्चा भी की गई। संसद में बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने सभी पार्टियों के नेताओं से कहा है कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं नरेंद्र तोमर की बात दोहराना चाहूंगा, भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं और वो इस पर चर्चा करें। किसानों और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और इस चर्चा में सभी विषयों पर चर्चा होगी और सभी पार्टियों को बोलने का मौका भी मिलेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से किसानों को ये ऑफर अभी भी है। किसानों से सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, आगे भी तैयार रहेगी। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी देते हुए कहा है कि सर्वदलीय बैठक में 18 पार्टियों ने हिस्सा लिया है और किसानों और कृषि कानून को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान छोटी पार्टियों को भी अधिक समय देने पर यह सहमति बनी है, लेकिन बड़ी पार्टियों को चर्चा में व्यवधान नहीं करने की अपील भी की गई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत अन्य दिग्गज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और इस मीटिंग में बजट सत्र सुचारू रूप से चले और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में सभी विपक्षी दल शामिल होने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22nd, 23rd को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसा जो हमारा एग्रीकल्चरल मंत्री जी ने उस दिन कहा था वो अभी भी ओपन है और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर जो स्टेटमेंट उस दिन दिए थे उस स्टेटमेंट के लिए वी स्टैंड इट दैट स्टैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टिल इट इज़ ओके, मीन इट स्टैंड्स गुड। सेकंड है जो अमेरिका में आज पूज्य महात्मा गांधी जी का स्टैचू का वेंडलिज्म हुआ है, उसका तीव्र शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खंडन किया है और ये बहुत बड़ा इंसल्ट है और प्रधानमंत्री जी ने कड़ी से कड़ी शब्दों में उसका निंदा की है।
सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सभी पार्टियों के नेताओं से कहा है कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं नरेंद्र सिंह तोमर की बात दोहराना चाहूंगा कि भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं। वो इस पर चर्चा करें। किसानों और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी है और अगर उनकी कॉल आई तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। जैसा वो चाहते हैं वैसे ही हो सकती है बातचीत। और वहीं सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से कल संसद में जो बजट को लेकर जो बातचीत हुई, इसमें अहम मुद्दा भी उठाया गया कृषि कानून को लेकर, किसानों को लेकर, लेकिन इसमें साफ तौर पे कह दिया कि अब पीएम मोदी ने कहा है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें किसानों के मुद्दों की, यानी कि कृषि कानून को जो वापस कराने की जो किसानों की मांग थी वो अभी भी जैसी थी वैसी बनी हुई है। मगर जिस तरीके से बात करें किसानों के मुद्दों की, तो लगातार कहीं ना कहीं उसकी जो आवाज है वो बजट सत्र के अंदर भी, यानी संसद भवन के अंदर भी गूंजती नजर आई। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हक में नहीं है और किसान इसीलिए लगभग 7 दिन से ज्यादा सड़कों पर बैठे हुए हो गए और कहीं ना कहीं सरकार जो है उनको पर जबरन आंदोलन जो है उनका खत्म कराने की कोशिश कर रही है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि हमने रास्ते अभी बंद नहीं किए, यानी सरकार की तरफ से रास्ते बंद नहीं हुए हैं। किसान चाहे, यानी कृषि कानून को लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं वो चाहे तो सरकार के पास दोबारा से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और कहीं ना कहीं जो रास्ता बंद भी नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया कि कृषि मंत्री ने जिस तरीके से प्रस्ताव दिया था किसानों को, वो प्रस्ताव अभी वापस नहीं लिया गया, यानी कि 1.5 साल का जो प्रस्ताव दिया गया था कि रोकने के लिए कृषि कानून को, वो भी वापस नहीं लिया गया और सरकार चाहती है कि कृषि कानून को लेकर जो किसानों की जो दुविधा है उससे पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए तैयार है, यानी कि बातचीत करने के लिए तैयार है। और जब तक कि विपक्ष भी अगर इसमें अपना रोल निभाना चाहता है, यानी कि बातचीत करना चाहता है, तो वो उसके लिए भी तैयार है। मगर इसके लिए बैठ कर समाधान किया जा सकता है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि एक फोन कॉल की दूरी है, अगर किसान चाहेंगे तो वो कॉल करें, हम बातचीत के लिए तैयार है। मगर किसानों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि सरकार ने जिस तरीके से 11 दौर की बातचीत की है और उसके बाद में 12वें दौर के लिए रास्ते बंद कर दिए, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी चाहिए रास्ते अभी खुले हुए हैं। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि रास्ते अभी खुले हुए हैं। मगर दोनों तरफ से यही देखने को मिल रहा है कि पहल कौन करेगा। सरकार चाहती है किसान पहल करे, बातचीत के लिए पहल वो करे और आगे आए, और किसान भी यही चाहते हैं कि सरकार पहल करे और वो आगे आए। तो देखना होगा दोनों में से पहल कौन करता है, यानी कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। मगर देखना होगा किसानों की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बैठकर बातचीत के द्वारा ही समाधान निकाला जा सकता है। जी तो राजीव, क्या लगता है जब सरकार पूरी तरीके से हर जगह से घिरती हुई नजर आ रही है तब ये फैसला लिया है बातचीत करने के लिए, आगे जब भी बोला है कि किसान से हम बातचीत करने के लिए तैयार है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है। जिस क्षेत्र में बात करें, जिस तरीके से 11 दौर की बैठकें हुई थी, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जो वाराणसी के अंदर भी उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम के अंदर कहा था कि हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, किसी को भी कितना भी जोर लगाना है लगा सकता है। मगर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट सत्र के अंदर इस तरीके की कह सकते हैं टिप्पणी की है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है इससे कि सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका है जो बजट सत्र के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं दोहरी होती चली जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर और पार्टियां है, वो लगातार सरकार को घेर रही है और कहीं ना कहीं कृषि कानून को लेकर भी सवालिया निशान खड़ा सरकार के ऊपर किया जा रहा है। कृषि कानून जो है वो किसानों के फेवर में नहीं है और किसान को जबरन आंदोलन खत्म करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। मगर वही चीज किसानों की तरफ से भी कहा गया तो जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली थी और ट्रैक्टर रैली के अंदर एकदम से किसान जो थे वो कहीं ना कहीं लाल किले तक चले गए और लाल किले के ऊपर जाके भी अंदर तक चले गए जहाँ पर सिक्योरिटी होती है। तो कहीं ना कहीं किसान भी खुद कह रहे हैं कि सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए इस तरीके की रणनीति अपनाई है। क्योंकि ये जो लाल लोग जो है
आज कह सकते हैं लाल किले तक गए थे, ये किसान नहीं है, ये सिर्फ सरकार के नुमाइंदे थे। यानी कि सीधा सीधा कहे तो सरकार के ऊपर ही पलटवार हो गया। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों की बात करें तो किसानों की तरफ से भी साफ किया जा रहा है, सरकार चाहे तो बातचीत के रास्ते के लिए तैयार है, वो भी किसान भी तय करने के लिए तैयार है और सरकार भी तय करने के लिए तैयार है। मगर बीच का रास्ता भी नहीं चलता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 11 दिन की बैठकें हुई है उसके अंदर भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करी। सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी दिया गया कि आप 1.5 साल के लिए हम कृषि कानून को रोक देते हैं, एमएसपी पर जो जैसा था वैसे का वैसा। मगर जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि आपने एमएसपी को लेकर भी नया कानून चाहिए हमें और विवाद जो है वो दूर होने चाहिए। मगर जो मेन मुद्दा है यानी कृषि कानून को वापस लेने की, वो भी सरकार चाहती है कि अभी कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाए, सिर्फ रोक लगा दी जाए। क्योंकि 2 महीने की रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई हुई है और 1.5 साल के लिए अब सरकार भी तैयार है। मगर किसान चाहते हैं कि सीधे सीधे इस कृषि कानून को वापस लिया जाए, यानी कि हमें नया कानून चाहिए, ये इस कानून से कोई फायदा नहीं होने वाला। मगर सरकार अभी भी सिर्फ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार गिर रही है बजट सत्र के अंदर भी और यहाँ तक कि किसानों के बीच में भी, तो कहीं ना कहीं सरकार साफ तौर पर सरकार ने तो जब बातचीत नहीं करनी तो आगे लगातार बातचीत के लिए भी प्रस्ताव क्यों रख रही है? क्योंकि पहले जो बातचीत हुई थी 11वें दौर की अगर बातचीत करें तो उसमें भी साफ तौर पे बोल दिया था, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था लेकिन उस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था हमें कृषि कानून को रद्द करना है, लेकिन सरकार अपनी बात पर भी अड़ी हुई है, तो वहां पर भी किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हल तो निकलना चाहिए ना, ऐसे तो प्रदर्शन करने से हल नहीं निकलेगा ना। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, इसकी स्पष्ट नजर आ रही है। देखो किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बेशक 60 दिन लगभग हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें सरकार की, तो सरकार के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और एक तरफ विपक्ष उनके ऊपर हमला कर रहा है और कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज है वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर पड़ रही है। यहाँ तक कि जो कह सकते हैं ट्रैक्टर रैली थी वो भी कहीं ना कहीं अब सरकार के ऊपर ही पलटवार हो गया। तो कहीं ना कहीं सरकार बड़ी जरूर है, मगर सरकार अभी भी वही मुद्दे रख रही है बार बार कि हम बीच के रास्ते निकाल सकते हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं, समाधान निकल सकता है। मगर निकल ही नहीं रहा। अगर बीच का रास्ता निकालना होता तो ये समाधान पहले ही हो जाता। 67 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को, लेकिन कोई समाधान निकल कर नहीं आ रहा। जब सरकार पूरी तरह से घिरने लगी है तभी अभी कहती है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, और इसी के चलते किसानों ने भी साफ तौर पे ये भी बोल दिया था कि हम किसी से बातचीत करने के लिए नहीं है तैयार। अगर प्रधानमंत्री हमसे एक फ़ोन करेंगे, हमसे बातचीत करेंगे तो उसमें समाधान निकल सकता है। अब क्या लगता है कि अब पीएम मोदी ने साफ तौर पर बोल दिया कि एक कॉल कर लीजिए और हम आपकी जो बातचीत है उस पर हम हल निकाल सकते हैं, आपकी जो मांग है उसका भी हल निकाल सकते हैं। अब क्या लगता है कि कौन अब बातचीत के लिए आगे होगा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भी कह दिया फोन कॉल की बहुत दूरी है, यानी कि कृषि कानून को लेकर जो विवाद है किसानों की तरफ से, वो अगर फोन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो दोबारा से बातचीत का रास्ता खोला जा सकता है। मगर जिस तरीके से बात करें 11 दौर की जो बैठक हुई है उसके अंदर किसानों ने साफ कर दिया कि हम कृषि कानून को वापस चला के ही जाएंगे, ना ही कोई प्रस्ताव लेकर। क्योंकि जिस तरीके से सरकार के जो कृषि मंत्री है उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि हम 1.5 साल के लिए कृषि कानून को रोक देते हैं, मगर जिस तरीके से किसानों ने स्पष्ट कर दिया था कि हम कृषि कानून को रद्द कराएंगे, ना ही हमें उससे रोक चाहिए, क्योंकि 1.5 साल के बाद भी दोबारा से आंदोलन करना पड़ सकता है। इसीलिए किसानों ने साफ कर दिया कि हमें कहा है ना, क्योंकि किसानों को पूरी जो उम्मीद थी सरकार से वो पूरी तरीके से टूट गई है। उन्होंने अब जो प्रस्ताव रखा है सरकार ने कि 1.5 साल तक हम इसको रोक लगा सकते हैं, लेकिन 1.5 साल बाद फिर से ये चालू हो जाएगा और फिर उनको प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्या ऐसे भी लग सकता है ना कि सरकार उनके प्रदर्शन को कमजोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें सरकार की, तो सरकार सिर्फ यही चाहती है कि अगर 1.5 साल के लिए किसान मान भी जाते हैं तो फिर 1.5 साल बाद दोबारा से करके किसानों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, फिर दोबारा से आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फिर सरकार को शायद हो सकता है साल भर के लिए रोकना पड़ जाए, मगर उससे समाधान नहीं निकलता नजर आ रहा है ना, क्योंकि किसान चाहते हैं कि कृषि कानून को रद्द करा जाए और सरकार चाहती है कृषि कानून को रद्द नहीं कराना। तो कहीं ना कहीं बीच का जो रास्ता था, यानी कि जो हमने 11 दौर की बैठकें देखी थी उसके अंदर भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकला, क्योंकि सरकार ने बार बार प्रस्ताव रखे, वो प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं कर। किसानों ने साफ कर दिया कि आप कृषि कानून को वापस लीजिए, मगर अभी भी जो बातचीत का दौर के लिए कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि हम किसान चाहे तो बातचीत के लिए तैयार है और किसान भी यही चाहते हैं सरकार चाहे तो बातचीत के लिए तैयार है, मगर कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा तो समाधान निकलना नहीं है। मगर सरकार को चाहिए कृषि कानून शायद मान लेना चाहिए कि जब तक किसानों को जो फेवर चाहिए, यानी किसानों का अगर वोट बैंक भी चाहिए तो कहीं ना कहीं सरकार को मानना पड़ेगा। मगर सरकार अभी भी साफ करके नजर आ रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर जो प्रस्ताव दिया गया यानी 1.5 साल का सिर्फ उसी पे समझौता किया जाता है। मगर किसान जो चाहते हैं वो समझौता नहीं चाहते हैं, वो सीधा कृषि कानून को वापस कराना चाहते हैं। मगर देखना होगा जो एक तरीका
बजट सत्र यानी कि आम बजट जो है उसके अंदर विपक्ष कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आम बजट के अंदर लगता है कि लगातार कहा तो ये जाता है कि हर जगह विपक्ष की एक अहम भूमिका रहती है। इसी के चलते अब हर विपक्ष पार्टी, कांग्रेस की बात करें तो आप नेताओं की बात करें तो वहां तमाम जो नेता है अब लगातार किसानों के समर्थन में खड़ी है। लेकिन क्या लगता है कि किसानों के आड़ में सियासी जो जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है विपक्ष पार्टियां? देखिए बिल्कुल ये भी यहाँ भी एक ये भी पॉइंट है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें विपक्ष की तो विपक्ष कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं किसानों के जो मुद्दे हैं या किसानों की जो आवाज है वो संसद में पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रहा है, मगर वो कोशिश सरकार के ऊपर हावी भी होती जा रही है। मगर बात करें तो किसानों की, तो किसानों का जो वोट बैंक है यानी कि 50% से करीब ज्यादा वोट बैंक है और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो उसको हासिल करना चाहता है, वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर कोई और पार्टी हो। मगर किसानों का जो वोट बैंक है वो हासिल करने के लिए उन्होंने जो रणनीति अपनाई हुई है वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की, यानी बजट सत्र के अंदर हंगामा मचाने की है ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़े। मगर सरकार भी यही चाहती है कि जो 50% किसानों का वोट बैंक है वो अगर उनके हाथ से निकलता है तो सरकार भी उनके हाथ से जा सकती है। इसीलिए वो किसानों को सिर्फ बार बार टॉफी के तौर पर एक प्रस्ताव दे रही है कि बार बार आप मान जाइए, आप मान जाइए, आप मान जाइए। मगर 11 दर की जो बैठक के अंदर देखने को मिला कि किसानों ने साफ कर दिया कि हमें बातें नहीं माननी है, सिर्फ कृषि कानून को वापस कराना है, क्योंकि हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है। सरकार अब लगातार जो किसानों से बातचीत करने के लिए आगे भी आ रही है। किसान भी आगे के लिए एक उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारी जो बातचीत होगी इस पे कोई हल निकलेगा, लेकिन हर बार तारीख पे तारीख दी गई है। अब एक उम्मीद है किसानों को कि अगर अब 12वें दौर की जो बातचीत होगी उसमें कोई ना कोई हल निकल कर सामने आएगा। लेकिन सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। क्या ईगो को लेकर ये बातचीत हो सकती है कि अगर कृषि कानून को रद्द किया गया तो हमारे ईगो पर ये बात आएगी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ भी एक चीज गौर करने वाली बात है। जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों ने भी साफ किया है बार बार कि हमें कृषि कानून रद्द कराना है। मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आगे आकर कहा है कि एक फोन कॉल की दूरी या अगर कॉल आती है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर 12वें दौर की बैठक के अंदर खुद शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं आशंका जगती है कि किसान शायद मान ली जाए। मगर जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है वो लगभग 60 दिन से ज्यादा हो चुका है, यानी लगभग 65 दिन हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं किसानों की जो बात है यानी कि कृषि कानून को अगर रद्द कराने की, अगर प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद 12वें दौर की बैठक के अंदर शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है। मगर किसान फिर भी वही बजट पेश करने को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें कृषि कानून को लेकर बातचीत हुई और इसी को लेकर अब पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि एक कॉल पर हमारा जो समाधान निकल सकता है कि किसान अगर हमसे कहे कि हम आगे भी बातचीत करने के लिए तैयार है। ये पूरी तरीके से ईगो पे बात आ गई। यहाँ सरकार भी कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कॉल कर लीजिए, हम समाधान निकाल देंगे, लेकिन किसान भी कह रहे हैं कि हमारे उधर की साइड से पहली पहल हो। तो कहीं ना कहीं अब ये बातचीत अब इस पे भी अड़ जाएगी कि कौन पहल करेगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से कल से जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट सत्र के अंदर भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि एक फोन कॉल की दूरी है, किसान चाहे तो हमसे बातचीत कर सकते हैं और बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं किया गया है। मगर किसानों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या सरकार के द्वारा एक फोन कॉल आता है तो हम बातचीत के लिए तैयार है। मगर बातचीत का समाधान तो जब ही निकलेगा ना जब कृषि कानून या तो वापस होगा या प्रस्ताव ऐसा होगा जो किसानों को मंजूर हो। मगर लगी ऐसा प्रस्ताव किसानों को दिया जा रहा है कि जो उनको मंजूर हो ना ही कृषि कानून वापस लिया जा रहा है, तो 12वें दौर की बैठक का भी शायद कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। मगर किसानों की तरफ से साफ है कि जब तक कृषि कानून को लेकर ये लड़ाई आखिर कब तक खत्म होगी या ऐसे ही आंदोलन बरकरार रहेगा, किसान लगातार सड़कों पर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, एक उम्मीद जगाएंगे कि सरकार हमारी बात सुने, कृषि कानून को रद्द करे। तो इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि इकट्ठी की जा रही है। बड़े पैमाने पर मुंबई सहित पूरे देश में लोग राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि दे रहे हैं। तो वहीं अब महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन सावंत ने बीजेपी सहित आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई करोड़ रुपए हजम करने का आरोप लगाया है। बता दें आपको ये कि इन दिनों देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं और राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि इकट्ठी की जा रही है। वहीं कांग्रेस के सचिन सावंत ने राम मंदिर निर्माण हेतु जमा की जा रही धनराशि पर जमकर निशाना साधा है। सावंत ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस राम मंदिर के नाम पर पिछले 35 सालों से कई करोड़ रुपए गमन कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यह आरोप मैं नहीं बल्कि निर्मोही अखाड़ा और कई संगठन लगा रहे हैं। सचिन सावंत के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए राम मंदिर के नाम से चंदा जमा करना ये एक धंधा हो चुका है। ये अभी से धंधा नहीं है, ये गए 30 वर्ष से है। राम मंदिर के नाम से इन्होंने पहले भी चंदा इकट्ठा किया है और अब तक इसका कोई भी हिसाब उन्होंने नहीं दिया। और ये आरोप हमने नहीं लगाया है, ये निर्मोही अखाड़ा ने लगाया है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद ने जो 1400 करोड़ रुपया राम मंदिर के निर्माण के लिए इकट्ठा किया वो गमन कर चुके हैं, ऐसा आरोप निर्मोही अखाड़ा ने लगाया। वही आरोप हिंदू महासभा ने भी लगाया है कि 1400 करोड़ रुपया ही नहीं बल्कि बहुत सारा क्विंटल सोना भी इन्होंने गमन किया है, जिसका हिसाब अब तक उन्होंने नहीं दिया। हिंदू महासभा ने तो इतना कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ये रावण है जो राम मंदिर के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रही है। निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इन्होंने हिसाब नहीं दिया तो वो कोर्ट में जाएंगे। पूरे देश भर में ऐसे वाकयात हो चुके हैं जहां क्लोन चेक के माध्यम से झूठी रसीद दिखाकर बहुत सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की है। राम मंदिर जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है इन्होंने बाकायदा इसके बारे में कंप्लेंट की है। पीलीभीत में कंप्लेंट हुई है, सूरत में कंप्लेंट हुई है, दिल्ली में कंप्लेंट हुई है, मुरादाबाद में कंप्लेंट हुई है। बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है। यूपीआई के माध्यम से या जो पेमेंट इंटरफेस है उसके माध्यम से ऐसी 13 साइट की सूची दी गई है यूपीआई साइट्स की कि जिससे गमन करने की कोशिश की गई है। और ये बाकायदा आरएसएस एफिलिएटेड न्यूज पोर्टल ने भी इसके बारे में जांच करने की मांग की है, चौकन्ना रहने के लिए कहा है। वही चौकन्ना रहने के लिए तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इन्होंने भी तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, राम मंदिर के निर्माण को लेकर अब सियासत वो गर्मा गई है। इसी के चलते अब जो सचिन सावंत हैं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है कि ये कहा है कि धनराशि हजम की जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि देश भर में जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर के जगह जगह जो है कि धनराशि इकट्ठा की जा रही है, वहां पर जिस तरीके से सचिन सावंत ने निशाना साधा है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने पिछले कई सालों में कई करोड़ रुपए का गमन किया है। हालांकि उन्होंने ये बयान जारी करते हुए साथ में ये भी कहा कि ये आरोप वो खुद नहीं बल्कि निर्मोही अखाड़ा और कई संगठन लगा रहे हैं, जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। जी साधते हुए नजर आए थे विपक्ष पार्टी, लेकिन अब इसके बाद भी क्या धनराशि इसी को लेकर, जो राम मंदिर एक पवित्र जगह है उसके निर्माण को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही है, शर्मसार करने वाला मामला है ये। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। देखना ही होगा कि कल देर रात में ये बयान आया है और आज इस पर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से किस तरीके का हमला होता है। लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर शिलान्यास के बाद से जब से धनराशि जमा करने की बात हुई है तब से महाराष्ट्र में इस तरीके का बयान पहली बार जो है कि सचिन सावंत की तरफ से किया गया है और उन्होंने खुले तौर पर नाम लेकर के कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने पिछले कई सालों में मंदिर के निर्माण के लिए जो है पैसे गमन किए हैं। अब ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से इस आरोप को कई और संगठन के ऊपर मढ़ा है, देखना ये होगा कि इस पर जब सवाल जवाब होंगे तो क्या कुछ सफाई देते हैं। जी सिंह, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस के जो धनराशि को लेकर, जो राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार 35 सालों से ये गबन की खबरें सामने आ रही है कि इसमें एक गबन किया जा रहा है, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है?
देखिए, इस मामले में प्रशासन अभी तक उन्हें कोई शिकायत नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से उनका बयान आया है उसमें चाहे बीजेपी नेता राम कदम हो, किरीट सवैया नहीं है, तमाम लोग हैं जो इस पूरे मामले को लेकर शिकायत अपनी करा सकते हैं। और इस मामले में सचिन सावंत की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है और राम मंदिर जो कि निर्माण हेतु उन्होंने बयान दिया है। जी मुरारी सिंह, अगर इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं के तमाम जो नेता है तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस मसले को लेकर? देखिए, इस मामले में जब हमने अमरजीत मिश्रा जो महाराष्ट्र के बीजेपी महामंत्री हैं, उनसे हमने फोन पर बात किया तो उनका एक कहना था कि बहुत ही शर्मसार उन्होंने शर्मिंदा बयान दिया है और इससे मैं आहत हूं और मैं इनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं। भारतीय संगठन के साथ जो है कि बात करेंगे और इस पर जिस तरीके की कार्रवाई बनेगी उस तरीके की कार्रवाई की मांग करेंगे। तो लगातार अब जो जवाब और जिस तरीके से बयानबाजी देखने के लिए मिलेगी, ऐसे में बीजेपी के लिए ये बयान काफी मायने रखता है। देखना ही होगा कि इस बयान को लेकर के आज पूरे दिन क्या कुछ हो पाता है। जी इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा है, बीजेपी पे लगातार वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन सावंत ने ये भी कहा है कि धनराशि के साथ साथ उन्होंने पैसों पर वो सोना है जो उस पर भी वो भी हजम किए हैं। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर वीडियो में जिस तरीके से सुना गया, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर और राम के नाम पर उन्होंने आरोप लगाया और ये आरोप कोई मामूली आरोप नहीं है। देश के जो हिंदूवादी लोग हैं उनके आस्था की बात है और उस आस्था पर उन्होंने सीधा कह सकते कि एक तरीके से हमला किया है कि जिस तरीके से मंदिर निर्माण के लिए धनराशि इकट्ठा की गई थी उसने धनराशि का हिसाब कौन देगा। और उन्होंने 35 साल का हवाला दिया है। साथ में बीजेपी और आरएसएस को एक साथ जोड़ करके सचिन सावंत ने कह सकते हैं कि सामने रखा है कि इन लोगों ने इतना बड़ा जो है कि फ्रॉड किया है। हालांकि बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें सचिन सावंत ने कहा कि ये कई ऐसे संगठन हैं जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वीडियो में जिस तरीके से सचिन सावंत कह रहे हैं कि इस तरीके की राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो धनराशि इकट्ठा की जा रही है, इससे पहले जो पैसे, क्या लगता है कि राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी पर ये हमलावर है विपक्ष पार्टियां? देखिएगा, इसमें एक आना गलत नहीं है और समय समय पर इस तरीके की राजनीति खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में देखने के लिए मिलती है। चाहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करें, चाहे कांग्रेस की, एनसीपी की, शिवसेना की, उन्होंने समय समय पर इस तरीके की बयानबाजी देखने और सुनने के लिए मिली है। और ऐसे में एक ताजा बयान सचिन सावंत का ये दर्शाता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए भले ही कोर्ट का जजमेंट आ गया हो, देश के पंतप्रधान उसका शिलान्यास कर चुके हो और पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए भव्य तैयारी और धनराशि जमा की जा रही है। और ऐसे बीच में सचिन सावंत का ये बात कई सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार मुंबई से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो राजनीतिक सियासत है वो गरमाने लगी है। बीजेपी पर जमकर ये सचिन सावंत बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि अब राम मंदिर निर्माण को लेकर धनराशि की वसूली की जा रही है। बीजेपी और आरएस पर सीधे बरसे हैं सचिन सावंत। राम मंदिर निर्माण पर अब राजनीति लगातार गरमाने शुरू हो गई है। तो वहीं राजस्थान में बीजेपी नेताओं का आए दिन विवादित मामले को लेकर सुर्खियों में आते रहते हैं। तो वहीं राजस्थान के जालोर में रानीवाड़ा से विधायक और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह महिला अधिकारी को अपशब्द बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में विधायक जसवंतपुरा विकास अधिकारी सुनीता परिहार से नाराजगी जताते हुए पंचायत समिति के एक कर्मचारी को इशारा करते हुए धमकी भरे शब्दों में कहते हैं कि आप मुझे अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक जानते हैं, ये विकास अधिकारी को भी समझा दो अन्यथा रगड़ दूंगा। तो वहीं इस घटना के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है, जिसके बाद भीम आर्मी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि विधायक दलित महिला अधिकारी से माफी मांगे, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। बता दें आपको ये कि मामले के बाद मुद्दा अधिक गर्मा गया है और वहीं इस मामले को लेकर आरडीएस संघ सोमवार से पूरे राजस्थान में सामूहिक धरने पर बैठने का निर्णय ले सकते हैं। देखिए, आज जो व्यवहार स्थानीय विधायक का रहा है वो बहुत ही निंदनीय रहा है
और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होता है किसी पार्टी का हो, पर वो बड़े पद पे होता है या पद पे रहा हुआ होता है, तो उसका कर्तव्य होता है कि वो किसी भी सदन की गरिमा बना के रखे। अब क्या आप मानते हो कि जो एमएलए साहब है, विधायक जी, वो अपने चेतों को विधानसभा के सदन के अंदर ले जाके बिठा सकते हैं क्या? कि नहीं, इनको नहीं बिठाया सदन के अंदर तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। तो कानून संसद के लिए, विधानसभा के लिए, पंचायत समिति के लिए, ग्राम पंचायत के लिए बराबर होता है। आप चाहो कि आपके चैत्य आवे, हंगामा करे, बैठ जावे और उनकी बात आप सुनाओ, इस प्रकार से व्यवस्था चलेगी नहीं। मैं बहुत निंदा करता हूं ऐसी घटना की। और जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, भले वो विकास अधिकारी हो या कोई भी हो। अब ऐसा दबाव करके या किसी प्रकार से ऐसा उद्गंड करके अगर आप चाहो कि नहीं हमारी बात चल जाए, तो वो चलेगी नहीं। सबको पता है कि पूरे इलाके में किस प्रकार से आपका क्या क्या कार्य चल रहा है, कौन कौन कर रहे हैं इस पूरे तहसील के अंदर। वो छुपी हुई बात में मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि आम आदमी जानता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भले मैं हूँ या कोई भी नेता हो, भले वो भाजपा का हो, भले कांग्रेस का हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी सदन की गरिमा को रखें। और हम लोगों को ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि आने वाले लोग भी पीछे उसी तरीके से रहे। नहीं तो कोई भी जो है एक दूसरे की मान मर्यादा रखेंगे नहीं। तो मैं इस पूरी घटना की निंदा करता हूँ और ये कहता हूँ कि अगर विधानसभा के सदन के अंदर विधायक जी जो है वो अपने चैतों को बिठा देवे, तो यहाँ भी बैठने की इजाजत मिल जाएगी। 2 दिन पहले जो जालौर में मामला हुआ, विकास अधिकारी सुनीता पड़ियार को जो स्थानीय विधायक, बीजेपी के विधायक द्वारा अपशब्द बोले गए, उसका भीम आर्मी कड़े शब्दों में निंदा करती है। बीजेपी विधायक विकास अधिकारी से माफ़ी मांगे, अन्यथा भीम आर्मी पूरे प्रदेश स्तर पर इस मामले को उठाकर आंदोलन करेगी। भाजपा चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन जब जब भी मौके आए हैं उन्होंने महिलाओं को अपमानित किया है, उन्होंने असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है। जसकौर मीणा जी जैसे लोगों ने किसानों को आतंकवादी कहा है, तो नारायण सिंह जी जो रानीवाड़ा के विधायक हैं, उन्होंने एक महिला अधिकारी को, वीडियो को, उन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया कि जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस अधिकारी को, महिला अधिकारी को समझा दो वरना मैं इसको रगड़ के रख दूंगा। उनको बहुत अपमानित किया। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी एक ऐसे नृत्य को देख रहे हैं और इस तरीके से अश्लील हरकतें कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे ये जो कुछ भी वायरल हो रहा है इसको देख के आम आदमी शर्मिंदा है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी बात करती है चाल, चरित्र और चेहरे की, संस्कृति की, लेकिन जब जब मौका आता है इनके नेताओं ने महिलाओं को अपमानित किया है, दलितों को अपमानित किया है। दलितों के सम्मान की बात झूठी करते हैं, लेकिन वो दलितों का सम्मान नहीं करके अपमानित करते हैं, महिलाओं को अपमानित। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी सिंह, आए दिन ऐसे ही तमाम खबरें सामने आती है, बीजेपी सरकार को लेकर, बीजेपी नेताओं को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन अब एक और मामला राजस्थान से सामने आया है जहां बीजेपी विधायक के ये बोल बिगड़ गए हैं, जहां ये बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक ने महिला अधिकारी से बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विधायक है वो रानीवाड़ा के विधायक हैं, जालौर जिले के, और उन्होंने एक महिला को इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। ये शोभा नहीं देता। और इस अभद्र भाषा को लेकर भीम आर्मी जो है, ये महिला जो ये सारी महिला है, ये एक दलित परिवार से है और इस पूरे मामले को लेकर भीम आर्मी ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक अगर माफी मांगे, नहीं तो ये बड़ा आंदोलन करने को लेकर आज से इनका ज्ञापन का सिलसिला शुरू हो गया है और भीम आर्मी धरने पर भी बैठने का पूरा फैसला ले लिया है। वहीं आपको बता दूं, आरडीएस जो है, ये वीडियो जो अपने राजस्थान ग्राम विकास सेवा संघ है, जो सोमवार को धरने पर जाने के लिए इन्होंने बिल्कुल फैसला ले लिया है। और इस तरह से मतलब अधिकारियों के साथ में विधायक अपने छोटी सी बात को लेकर इस तरह से अशब्दों का प्रयोग कर एक महिला अधिकारी को अपमानित करना, ये शोभा नहीं देता विधायक को। जी शुक्रिया भवानी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल के दौरे पर चल रहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बंगाल के चुनाव प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शनिवार को वर्धमान पूर्वी ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि
कि जहां ग्रामीणों और किसानों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मिश्रा ने सवाल करते हुए कहा है कि असली किसान कौन है, लाल किले की प्राचीर का चीरहरण करने वाले या बंगाल जैसे राज्य में अपनी किस्मत बदलने का इंतजार करने वाले। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि कृषि कानून के आने के बाद से लगातार इसको रद्द करने की मांग चल रही है। इसको लेकर 2 महीने से दिल्ली को बंधक भी बनाया हुआ है, लेकिन आंदोलन की मर्यादा और देश के संविधान को तार-तार करने की हिमाकत ने आज देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली किसान कौन है। केंद्र की बीजेपी सरकार किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बताने में लगी है, तो पार्टी भी पूरे देश में जनजागरण अभियान चला रही है। इसी दौरान हर साल मिलने वाले 6,000 रुपए भी किसान के खाते में आ रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में 73 लाख किसान को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बंगाल का किसान आज भी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है। कृषि के नीतियों को लेकर राज्य में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए गए हैं और वहीं जब से बीजेपी ने एक मुट्ठी चावल अभियान बंगाल में चलाया है, तब से बंगाल के किसान के मन में एक भाव जागा है। बीजेपी नेताओं के इस अभियान के तहत गांव में जाने पर उन्हें किसान बहुत सम्मान दे रहे हैं और अभियान को किसान का बल मिल रहा है और अन्नदाता अपना भगवान है। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी खबर है जहां पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं यहाँ पर ये नरोत्तम मिश्रा, लेकिन इसी के चलते उन्होंने संबोधित भी किया है किसानों को, लेकिन इसी के चलते उन्होंने एक सवाल भी खड़ा कर दिया है कि असली किसान कौन है, ये कहना काफी मुश्किल है। जी बिल्कुल करें, मैं बताना चाहूँगा कि लगातार जिस तरह से सियासी संग्राम पश्चिम बंगाल में चुनावी चल रहा है और ममता बनर्जी के ऊपर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 48 विधानसभा सीटों की पश्चिम बंगाल की कमान मिली है, तो उसको लेकर लगातार गरजते नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के बीच में यहाँ पर अपनी सरकार बनाने का दमखम भी गृह मंत्री बनाते नजर आ रहे हैं। और वही हम बात करें तो मध्य प्रदेश में रहने वाले 2.5 लाख से ज्यादा बंगाली परिवार है, उनके साथ पहले से गृह मंत्री यहाँ पर रणनीति तय कर रहे थे। और यहाँ पर पूर्व में भी हम देखें तो बंगाल टाइगर कहे जाने वाले राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर सत्ता संभाले, लेकिन पूरी तरीके से इस बार कमान और सियासी समीकरण को लेकर जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कमान दी गई है, तो बड़ा एक उनके ऊपर विपक्ष भी तंज कसती नजर आ रही है और सत्ता के गलियारों की अम्मान है। तो यहाँ पर जिस तरह से संबोधित किया है, लेकिन इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा है पश्चिम बंगाल में 73 किसानों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ममता सरकार पर निर्ममता की बात करते हुए गृह मंत्री यहाँ पर लोगों के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस लगाने की, केस वापस होने की बात कर रहे हैं कि जिन पर भी सरकार ममता सरकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर केस लगे और सरकार बनाने का भी दमखम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र पारासर तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ लोन वराटू अभियान लगातार जारी है और इस अभियान का असर अधिकतर दंतेवाड़ा में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी ने ये बताया है कि इनमें से 2 नक्सली के सिर पर इनामी राशि का पुरस्कार रखा गया था। निचले स्तर के कैडर जो कि बचेली में सक्रिय थे और उन्होंने जिले के किरंदुल क्षेत्र में सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया है कि वे पुनर्वास अभियान से प्रभावित हुए और उन्होंने सरेंडर करने का ये फैसला किया। इससे पहले राज्य में काफ़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। साथ ही ये भी कहा है कि जिले के बचेली और किरंदुल क्षेत्रों में सक्रिय नक्सलियों ने ये शहर में सरेंडर करते हुए कहा है कि पुनर्वास अभियान लोन वराटू ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया है। और पुलिस अधीक्षक ने ये भी कहा है कि 2021 तक दंतेवाड़ा को नक्सली मुक्त बनाने का सफल प्रयास किया जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि वो इस प्रयास में सफल हो जाएंगे। बचेली थाना क्षेत्र के 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 2 इनामी नक्सली थे। अब तक लोन वराटू अभियान में 287 लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें कि 73 इनामी नक्सली हैं। आज गांधी जी की बलिदान दिवस पर गांधी जी के मार्गों पर चलते हुए
हिंसा को त्याग कर 16 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता इख्तियार किया। इन लोगों ने एक एक फलदायी वृक्ष को वृक्षारोपण भी किया और इन्होंने ये संकल्प लिया कि इसको लगातार पानी देकर इसको बड़ा करेंगे। इनके द्वारा कैंप के चारों तरफ घूम के स्वच्छ भारत का भी स्वच्छता भी उनका रोल रहा और निश्चित रूप से जिस तरह से माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, अगले 6 महीने में दंतेवाड़ा से नक्सलवाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में हमें। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता एसटी राज जुड़ गए हैं। एसटी राज, लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में खबर सामने आ रही है, लोन वराटू अभियान लगातार जारी है, तो इसी के चलते अभी खबर भी सामने आ रही है कि और 16 नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया है। इसको लेकर क्या अहम जानकारी मिल रही है? जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अब कल का जो घटना था, कल जो 2 तारीख से गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करके इसमें टोटल अभी तक का 290 लोगों के लगभग लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है नक्सलियों ने। इससे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं नक्सलियों में जो आपसी जो भिड़ंत के कारण ये टूट रही है, उनकी चैनल टूटने के कारण इससे ये कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी मैं आपको जिस तरह से आप बताना चाह रहा हूँ, 16 नक्सलियों ने कल सरेंडर किया। उसमें बहुत 2 इनामी नक्सली भी थे। इनामी नक्सलियों के साथ में 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया। जी इसमें दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव जी ने खुद जाकर वहां पे सरेंडर कराया। उसके बाद नारेबाजी लगवाया। नारेबाजी लगवाने के बाद इनको रैली भी निकाला गया वहां पे। और जैसे कि आपको पता होगा कि कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि था, उस दौरान 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसटी राज तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।